हमारे आईएफ जी के अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद चौधरी जी, यहाँ उपस्थित वाई रामकृष्णन जी, चेयरपर्सन आईएफ जी सीबीजी फोरम, आदरणीय अन्ना साहेब पाटिल, डॉक्टर विद्या मुरकुंबी जी, अश्विनी कुमार जी, मुड़े जी, उपस्थित सभी मान्यवर और भाई और बहनों, सबसे पहले ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है और जिनका आज हम सब ने गौरव किया है, उन सबको मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कार्बन न्यूट्रल हमारा देश 2070 में बने, ऐसा एक टारगेट हमने सामने रखा है और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है। G20 के समय हमारे यहाँ G20 देशों के बीच में विशेष रूप से बायो फ्यूल पर एक बायो फ्यूल की अलायंस भी हुई है G20 देशों में। आने वाले समय में हमारे देश में तो ग्रीन फ्यूल तैयार होगी ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि पूरे विश्व में इसके मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब को एक्सपोर्ट करके एक बहुत बड़ा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हमारे बिजनेस में जो काम कर रहे हैं उनको मिल सकती है। हमने जहाँ तक इथेनॉल का प्रयोग यशस्वी रूप से किया है और अभी नुमालीगढ़ में बाम्बू से भी इथेनॉल बनाया गया है और बांग्लादेश में जो पाइपलाइन जाती है डीजल और पेट्रोल के लिए, उसमें मैंने उनको सुझाव दिया है कि जो पेट्रोल जाता है उसमें 20% इथेनॉल डालकर अगर आप भेजेंगे तो इस बार इथेनॉल का एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, बांग्लादेश की कीमत भी कम हो जाएगी, वहाँ के ग्राहकों को भी फायदा होगा, प्रदूषण भी कम होगा और सबसे बड़ी बात कि नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में सब जगह पर बाम्बू काटना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, इसका एक नया अपॉर्चुनिटी वहाँ के युवाओं को मिलेगी। मुझे ये भी बात की खुशी है कि पराली जैसा जलाने से कितना नुकसान होता है। अब बड़े प्रमाण पर यहाँ हमारे रामकृष्णन जी आए हैं और आज बड़े प्रमाण पर प्रोजेक्ट्स पराली से बायोगैस, बायो CNG, बायो LNG बना रहे हैं। जो पानीपत का प्रोजेक्ट इंडियन ऑयल का है बहुत ही अच्छा है। 1 लाख लीटर इथेनॉल, 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, जिसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहा जाता है, और 150 टन बायो बिटुमिन। एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण बात इसमें है जिसमें आप सब लोगों ने विचार करना चाहिए। प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। जहाँ तक मार्केटेबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम 16 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल का। प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ जो बायो फ्यूल हम बनाएंगे उसकी कॉस्ट और हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, इसमें जब वो कॉस्ट कम होगी तो हमें ज़्यादा अच्छा मार्केट मिलेगा। और ये करने के लिए कुछ जगह पर हमें जैसे बायो CNG और बायो LNG और बायोगैस बनाने में इस बार भारत सरकार के हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बायोमास का कलेक्शन है, बेल बनाना, ट्रांसपोर्ट करना, उसमें नए नए इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं और वो ट्रांसपोर्ट करने में सब्सिडी दी है। इंडियन ऑयल जो राइस स्ट्रॉ पराली खरीदती है उसको हरियाणा की सरकार 1000 रुपये टन उनको सब्सिडी देती है। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में हमें ये भी देखना होगा कि एक तरफ हमारा रिसर्च, ये जो मिथेनॉल के इसमें मिथेनॉल के बीच में बायो CNG, बायो LNG, ग्रीन हाइड्रोजन, अब इलेक्ट्रिक तो पॉपुलर हो गया क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ, तो ये सब बातों में प्रयोग तो हो रहे हैं। और एक ही बात है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी जितनी आएगी उतना इसमें फ़ायदा होगा। मैं अभी चौधरी साहब को यही कह रहा था कि दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम, वी नीड टू हैव ए कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड बायो फ्यूल मैन्युफैक्चरर्स। क्योंकि अगर हम जो एनर्जी क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्टिविटी और उससे जो एनर्जी तैयार होने वाली है वो नहीं बढ़ा पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं आएगी। अभी मैं राजस्थान में था तो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी सबके साथ मीटिंग हुई और डेवलपमेंट की चर्चा हो रही थी। तब मैंने कहा कि जो शुगर बीट है राजस्थान में, गंगानगर में, उसको आप फिर से चालू करिए और अब शुगर बीट से शुगर बनाने के बजाय शुगर बीट से केवल इथेनॉल बनाने की अनुमति दीजिए। मैं प्रमोद चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया है और अभी विशेष रूप से बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में उन्होंने यशस्वी रूप से एक विस्तारा का है ना, एयर एशिया का एक हवाई जहाज 1% वो डालकर उन्हें यशस्वी प्रयोग किया। इसके पहले स्पाइस जेट में भी हुआ है और 26 जनवरी के कार्यक्रम में हमारे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट भी उसमें चले हैं। नागपुर में राफेल बनता है और ये जो डोसाल्ट करके कंपनी है उनके CEO मुझे मिलने के लिए आए थे और मैंने उनको विशेष रूप से अनुरोध किया कि अब हिंदुस्तान में इथेनॉल मिल रहा है। अभी मेरे रिक्वेस्ट पर पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा और वैद्य साहब ने घोषणा की है कि वो देश में 400 इथेनॉल के पंप इंडियन ऑयल के द्वारा खोलेंगे। और अभी हमारे पास फ्लेक्स इंजन की गाड़ियाँ, जो स्कूटर्स है, मोटरसाइकिल है, अपने TVS की, बजाज की, हीरो की तैयार है। अब ऑटो रिक्शा भी तैयार है और मेरे यहाँ ही वर्ल्ड की पहली इनोवा है फ्लेक्स इंजन पर जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। इथेनॉल और पेट्रोल दोनों यूज कर सकते हैं और उसके अगर एवरेज हिसाब से पेट्रोल की तुलना में करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपीज़ पर लीटर आएगा और पोल्यूशन नहीं के बराबर। तो आने वाले समय में फ्लेक्स इंजन पॉपुलर करने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी सहयोग चाहिए। लोग मुझे पूछते हैं कि आप फ्लेक्स इंजन की बात करते हो, इलेक्ट्रिक की बात करते हो, ग्रीन हाइड्रोजन की करते हो।
इतना फिर ये मिथेनॉल के भी करते हो, इलेक्ट्रिक के सब एक समय आ जाएगा तो क्या होगा? तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि तुम सब लोग मिलकर 10 साल कितनी भी मेहनत करोगे तो भी तुम 20-25% के ऊपर जाना भी कठिन है, इतना पोटेंशियल है। क्योंकि अभी 16 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है वो आने वाले 3 साल में, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 22% ग्रोथ है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ग्रोथ इतनी बड़ी है कि अभी मैं बेंगलोर आया था तो मैंने उनको भी कहा कि अब तुम इलेक्ट्रिक पर, मिथेनॉल पर, इथेनॉल पर इंजन डालिए। मेरे कहने पर जेसीबी ने अपना जेसीबी हाइब्रिड बनाया जो डीजल और इसके सीएनजी पर था। उनको रशिया में 1000 जेसीबी का ऑर्डर मिला। और आज अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को भी मैंने कहा कि आप अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे जाइए, तो बड़े प्रमाण पर उस एग्जीबिशन में मशीनरी आई थी। जनरेटर सेट के बारे में हम कोशिश करें पर अभी तक उसकी सक्सेस स्टोरी नहीं बनी। मैं ये मानता हूं कि सरकार खरीदी करे, ये बात जरूर है, पर सरकार खरीदने के बजाय अपना इथेनॉल मार्केट में ही बेचना और कैश में पेमेंट मिलना और 2 रुपये रेट ज़्यादा मिलना, ये उससे अच्छी बात होगी। ये पहले दिन से मेरा आर्गूमेंट है, क्योंकि सरकार में पॉलिसी समय समय पर बदलती रहती है, तो हम सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये मार्केट डेवलप हो रहा है। 400 पंप खुले और अभी इथेनॉल से अगर हमारा बायो एविएशन फ्यूल होता है तो वो भविष्य है। मुझे अभी पुरी साहब बता रहे थे कि वो जब डाउस में थे तो बड़ी चर्चा ये हो रही थी कि अब ये जो एविएशन फ्यूल है इसको हम 5% तक मैंडेटरी करेंगे, और ये अगर मैंडेटरी होगा तो आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड में ये बायो एविएशन फ्यूल एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है। इंडिया और ब्राजील यहाँ मैक्सिमम ये हो सकेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वर्ल्ड की केवल डोमेस्टिक मार्केट नहीं, अब वर्ल्ड की मार्केट में बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल का मार्केट खुलने वाला है। और इसमें हमारे जहाँ तक व्हीकल से लेकर इसकी इक्विपमेंट बनाने वाली, मशीनरी बनाने वाले लोगों तक सबको इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और इसका कारण फॉसिल फ्यूल की तुलना में जो इकोनॉमिक वायबिलिटी इसमें है, इसके कारण इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाली है। तो आने वाले समय में इसके जो बाय प्रोडक्ट है उसको भी वैल्यू एडिशन करके हम कैसे इसको और अच्छा बनाएं, ये इकोनॉमिकली वायबल बनाए, ये हमारे पास चैलेंज है। बीच में मैं इंडियन ऑयल लेबोरेटरी में गया था तो राम कुमार जी ने मुझे बताया था कि उन्होंने कल्चर तैयार किया है, और कल्चर में जो विशेष रूप से बायो फर्टिलाइजर है उसमें यह कल्चर ऐड करने से उसकी 3 गुना एनपी की वैल्यू बढ़ती है। अब ऑर्गेनिक कार्बन ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन जैसा है, और स्वाभाविक रूप से ये जो बायोचार है ये भी अब आईआईटी ने इसमें काफ़ी रिसर्च किया है। तो एग्रीकल्चर में हमारे रेजेंट जो क्रॉप्स है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च करके प्रोडक्टिविटी और उससे जो हमको इथेनॉल बनाना है या गैस बनाना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, उसके जीन्स बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी प्रोडक्टिविटी और पर टन ईल्ड जब बढ़ेगा तो इकोनॉमिक वायबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी। विदाउट इकोनॉमिक वायबिलिटी गाड़ी नहीं चल पाएगी, और इसलिए ये कंपटीशन में रहना ही है। और फॉसिल फ्यूल की तुलना में अगर हमारे रेट सही होंगे तो हमको इंडिया में नहीं वर्ल्ड का मार्केट मिलने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि अभी 15% डीजल में मिथेनॉल डालने का निर्णय भारत सरकार ने किया। अशोक लेलैंड के ट्रक 100% मिथेनॉल पर लॉन्च करने का मुझे बेंगलोर में मौका मिला। अब इतना ही नहीं तो बेंगलोर स्टेट कॉर्पोरेशन की 15 बसेस उस समय 15% मिथेनॉल डालकर पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ। हमारे को जितने जितने अल्टरनेटिव है जो प्रूवन है और जिसके कारण हमारा इंपोर्ट बच सकता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश की इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना है। अभी मैंने 4 रोड में म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके करीब 70 लाख टन से ज़्यादा कचरा यूज़ किया है। दिल्ली के UR2 में, फिर दिल्ली के रिंग रोड पे, और फिर हमने ये हमारा जो पेरीफेरल रोड है उसमें यूज़ किया, अभी अहमदाबाद डोलेरो रोड में किया, और सब जगह पर मैंने कहा कि आप कचरा निकाल के आप उसको यूज़ करो, वेस्ट टू वेल्थ। अब टायर में उसकी पाउडर निकालकर हम लोग बिटुमेन में ऐड करने की अनुमति दे रहे हैं। मैंने इन्वायरमेंट मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करके वेस्ट टायर को इंपोर्ट करने की अनुमति दी। ये जो सर्कुलेशन इकोनॉमी है इसमें बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण हो सकते हैं। अब प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल तैयार होता है, ये भी लोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे स्टार्टअप, हमारे रिसर्च करने वाले हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे यंग टैलेंटेड इंजीनियर्स लगातार रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च करते समय जो 4 बातें मैंने कही कि इकोनॉमिक वायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इकोनॉमिक वायबिलिटी उसको कोई मीनिंग नहीं है। अभी जैसे सोलर एनर्जी में 3 रुपये से कम कॉस्ट आई तो नेचुरली सोलर पावर वायबल होती गई। तो कहीं ना कहीं हम सबको इसका विचार करना होगा। आज पानी की भी दिक्कत बहुत है। कल मेरे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए थे और वो मुझे बता रहे थे कि कोयना में आप जो पानी समुद्र में छोड़ते हो मुझे दे दो, और जितनी पावर आप तैयार करते हो उतनी पावर मैं महाराष्ट्र को देता हूँ, पर मुझे पानी चाहिए। तो आज पानी होगा तो एनर्जी क्रॉप्स होंगे, एनर्जी क्रॉप्स की ईल्ड और उसमें एनर्जी का परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा तो इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल कॉस्ट फॉर द प्रोजेक्ट। अभी बाम्बू से इथेनॉल बनाया, उसके कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब सरकारी कंपनी ने लगाया तो हो गया। वी नीड टू फाइंड आउट द ऑप्शन दैट हाउ वी कैन रिड्यूस द कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जाएगी तो वायबिलिटी बढ़ेगी। सरकार का सपोर्ट भी है, देश का नहीं वर्ल्ड का मार्केट भी हमारे पास है। आप चिंता मत करिए। मैं बहुत बार लोगों को बताता हूँ कि इंडिया में इनहेरेंट एक एक्सपर्टाइज है, और वो एक्सपर्टाइज है पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाना और ऑटोमोबाइल का नंबर कैसे बढ़ाना। मेरे डिपार्टमेंट में आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना है कि 300% राइज हुआ,
तो बड़े प्रमाण पर स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई है ताकि 15 साल के पुराने व्हीकल को स्क्रैप करो तो डिमांड बढ़ेगी। तो नेचुरली आप इसमें अब डिमांड की कोई कमी नहीं है, पर हमको फॉसिल फ्यूल के साथ हर समय प्राइस में कॉम्पीट करना होगा। और नेचुरली अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे कारण प्रदूषण कम हो रहा है। देखिए, थियोरेटिकल बातें कितनी भी अच्छी होती है और वो सही भी है, तो भी इकोनॉमिक जो उसकी पैरिटी होती है उसके सिवा दुनिया नहीं झुकती। आप ये कितना भी कहोगे कि हमारा ग्रीन फ्यूल है, उसके लिए बहुत कम लोग रिस्पॉन्स देंगे, पर ये करने से पेट्रोल डीजल के रेट में अगर आपको बचत है तो तुरंत लोग उसको लेंगे। इलेक्ट्रिक की पॉपुलरिटी बढ़ने का कारण यही है। तो मुझे लगता है कि आज आप लोग बहुत इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत इन्वेस्टमेंट फ्री है और इकोनॉमिक विशेष रूप से ग्रीन फ्यूल को इंकरेज कर रही है। थोड़ी बहुत बातें होती रहती है, पर वो लॉन्ग टर्म नहीं है। आने वाले समय में पॉलिसी वैसी ही चलेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, 20% इथेनॉल और फिर 100% इथेनॉल यूज़ करने में हमारी क्षमता बहुत बढ़ेगी और हमको देश को प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ा उपाय फायदा इन्हें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। केवल हमारे किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बने हैं, ऊर्जादाता नहीं विटामिन दाता बने हैं। और अब चौधरी साहब और इंडियन ऑयल सबके प्रयासों से अब हमारे किसान हवाई ईंधन दाता बनेंगे और इससे रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल जो इकोनॉमी है, जो जल जमीन जंगल और जानवर पर आधारित है, उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं अभी बाम्बू प्लांटेशन के लिए वेस्ट लैंड पर बहुत बड़े प्रमाण पर प्रयोग कर रहे हैं और ये जो बाम्बू तैयार होगा ये बायोफ्यूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आसाम और नॉर्थ ईस्ट में तो बाम्बू है ही। अभी तेली जी मुझे बता रहे थे कि आप वहाँ जल्दी आइए। तो नेचुरली बाम्बू में जो कुछ वेराइटीज ऐसी है कि जिनका 1 एकड़ में 2 साल के बाद करीब 150 टन तक प्रोडक्शन मिलता है, उसमें भी रिसर्च चालू है। हमारे लिए आवश्यक है कि एक तरफ बायोफ्यूल अल्टरनेटिव फ्यूल में काम करने के साथ साथ मशीनरी और इक्विपमेंट में कॉस्ट कम करने के लिए नए रिसर्च के साथ साथ उसका कल्चर, उसकी प्रोसेस, इसमें रिसर्च करने के साथ साथ हमको एग्रीकल्चर क्रॉप्स, एनर्जी क्रॉप्स, उसका प्रोडक्शन और उसमें एनर्जी ज़्यादा कैसे मिलेगी, इसके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जेनेटिक साइंस का उपयोग करके सबको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में इसका सबका विचार करना होगा। हम अभी हमारे फेडरेशन ने विशेष रूप से ग्रीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा एक्सपो भी, टेक्निकल एक्सपो भी आयोजित किया है। आज उसके लिए भी शुरुआत हुई है। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि इसमें भी आप शरीक होइए। इसमें इंटरनेशनल लोग भी आने की संभावना ज़्यादा है और इस समय हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको वर्ल्ड मार्केट इस बहाने खुलने वाला है। मुझे श्रीलंका के प्रधानमंत्री मिले थे, वो बोल रहे थे हमें इथेनॉल दो, और राइस है, ब्रोकन राइस है, वो इथेनॉल में जाना चाहते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात हो रही थी, वो मुझे कह रहे थे कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल इंपोर्ट होता है, इसमें आप हमको इथेनॉल हमारे को दे सकते हैं क्या। तो आने वाले समय में डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी दोनों जगह, मैन्युफैक्चरिंग में ही और फिनिश प्रोडक्ट में भी जो है, उसको देखते हुए ये बहुत बड़ा फ्यूचर है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के साथ है। इसका जरूर आप सब लोगों ने एडवांटेज लेना चाहिए, इतना ही आपसे अनुरोध करूंगा। और फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने आज अवार्ड लिए उनको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। जिन्होंने इस इंडस्ट्री के एथेनॉल और बायोफ्यूल की शुरुआत में जो अच्छा काम किया है, अन्ना साहब पाटिल मेरे साथ, राम नाईक जी हमको ब्राज़ील लेके गए थे, तो वो राज्य मंत्री थे पेट्रोलियम के, तो तब हम लोग ब्राज़ील जाकर देख के आए 2004 में। तब से हम इसके पीछे पड़े हैं। चौधरी साहब ने भी, उनके प्राज इंडस्ट्री ने इसमें काफ़ी रिसर्च किया। अब उनके साथ अनेक लोग इसमें आए हैं। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है और आप सब लोगों का इसमें जो सहयोग मिल रहा है, इससे इसका फ्यूचर बहुत बड़ा होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है, वैसे मैं जो बोलता हूँ वो होता ही है, कभी ऐसा नहीं होता कि मैं बोलता हूँ वो होता नहीं। तो मेरा ये विश्वास है कि आप सबके सहयोग से इंडिया एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं, एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेगा। इसी विश्वास के साथ आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।